नमस्कार भैया बहनों, आज हम अध्याय 5 तत्वों की आवर्त सारणी का अगला भाग 2 पढ़ते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के पिछले भाग में हम डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं। इनके गुण, विशेषताएं और इनके दोष यानी सीमाएं हम पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत कुछ दोष या सीमाएं थी। उनको दूर करने के लिए सन 1913 में हेनरी मोजले ने एक आवर्त सारणी दी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। इन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक मतलब तत्वों के परमाणु संख्या को अधिक महत्व दिया। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मतलब परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के आधार पर तत्वों को जमाया था। वहीं हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, ऐसा हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या को अधिक महत्व दिया। हेनरी मोजले के अनुसार अब इस आधार पे तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम यह कहता है कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के जो भी गुणधर्म है वो उनकी परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु संख्या तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इस प्रकार से हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी है उसे हम अब एक सारणी में पढ़ते हैं। यह हेनरी मोजले द्वारा 1913 में प्रस्तावित आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व उपस्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जैसे कि ये पूरी ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, ये सेकेंड ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, ये थर्ड ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम वर्ग कहते हैं, वर्ग या स्तंभ कहते हैं। उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में जो 37 पंक्तियां हैं, जैसे कि ये 37 पंक्तियां हैं, इन 37 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या 18 है। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वहीं 37 पंक्तियों की संख्या 7 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। जैसे कि ये पूरे वर्ग हैं, इनकी संख्या 18 है और 37 पंक्तियां जिन्हें आवर्त बोलते हैं उनकी संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर जमाया है। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, मतलब कि इसके अंदर परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 1 आएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन के बाद दूसरा हीलियम रखा, हीलियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसका बाह्यतम कोश पूर्ण है और साथ ही इसका परमाणु संख्या 2 है, इसलिए इसको दूसरा स्थान दिया। वहीं लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, नियोन का फिर 10 है। तो इस आधार पर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को हेनरी मोजले ने व्यवस्थित किया है। अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में इन्होंने तत्वों को धातु, उपधातु और अधातु में व्यवस्थित करके जमाया है। इसमें जितनी भी ग्रीन कलर की तत्व दिख रहे हैं, जितने भी ग्रीन कलर के तत्व दिख रहे हैं, इन ग्रीन कलर के तत्वों को धातु कहते हैं। इसके बाद इसमें गुलाबी कलर के जो तत्व दिख रहे हैं इनको उपधातु बोलते हैं और पीले कलर के जो तत्व दिख रहे हैं इन्हें अधातु कहते हैं। धातुओं से हम परिचित हैं, अधातु से परिचित है और उपधातु से परिचित है। धातुएं जो होती है धनात्मक आयन बनाती है, धात्विक गुण पाए जाते हैं, इनमें चमक होती है ना, साथ ही ये विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं। वहीं अधातुएं जो है ऋणात्मक आयन बनाती है और साथ ही ये विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। इनमें धात्विक गुण नहीं होते, अधातु होती है। और उपधातुएं होती है जो धातु और अधातु दोनों के ही गुणधर्म रखती है, उसे उपधातु कहते हैं।
उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इसके अलावा पोलोनियम, ये जो है उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हम तत्वों की स्थिति के बारे में अगर देखें तो जैसे इस वर्ग के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इस वर्ग में देखें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का 3 है और सोडियम का 11 है। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप परिचित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी और इसका जो कोष होगा के कोष, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसके बाद लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके बाद सोडियम की बात करें तो सोडियम के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आ जाएंगे 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इसके बाह्यतम कोष में सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसी प्रकार पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है बाह्यतम कोष में, इसलिए इनकी जो संयोजकता होगी +1 होगी। और इसमें जो लिथियम से ये जो यहाँ तक के तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो तत्व हैं, ये तत्व जो है संयोजकता +1 दर्शाएंगे। इसी प्रकार इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रत्येक तत्व का बाह्यतम कोष बढ़ता जाएगा, मतलब कोष का आकार बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें के कोष है तो इसमें के एल हो जाएगा, इसमें के एल एम हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार बात करें 37 पंक्ति के रूप में, जैसे 37 पंक्ति में बात करें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आएगा। तो 37 पंक्ति में जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 और इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8, 2 और 8 10 हो जाएंगे और इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे। तो इसकी संयोजकता +2, इस वाले जो स्तंभ है मतलब कि वर्ग है, इसकी संयोजकता +2 हो जाएगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता +3 हो जाएगी। तो इस आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने व्यवस्थित की। इनके प्रत्येक तत्व में परमाणु संख्या की एक वृद्धि हो रही है। जैसे हाइड्रोजन के पास हीलियम में एक वृद्धि हो रही है, उसके बाद लिथियम में 1 वृद्धि, ऐसे वृद्धि के आधार पर तत्वों को जमाया है। इन तत्वों में अगर बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें प्रत्येक कोष की वृद्धि हो रही है। मतलब परमाणु संरचना की बात करें तो इसके परमाणु के आकार में वृद्धि होती जा रही है। और इसमें 37 पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर चलें तो इसमें इसके परमाणु संरचना की बात करें तो बाह्यतम कोष में 1-1 परमाणु की वृद्धि होती जा रही है और अंतिम 18वें वर्ग में बाह्यतम कोष पूर्ण हो जाता है। जैसे हीलियम का बाह्यतम कोष, हीलियम का जो के कोष है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। नियोन के अंदर देखें तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एल कोष पूर्ण हो जाएगा। इन सभी का बाह्यतम कोष पूर्ण होने के कारण इन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं, मतलब इन्हें नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। ये सभी गैसें हैं, नोबेल गैसें, इनके बाह्यतम कोष पूर्ण है। ये गैसें किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। 18वें वर्ग की जितनी भी गैसें हैं अक्रिय गैसें हैं। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। साथ ही 37 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित है वर्तमान समय में। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित की गई है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति जिसमें हम संयोजकता मतलब कि परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम संयोजकता देखते हैं सभी तत्वों की। इसके अलावा परमाणु साइज मतलब कि तत्व के परमाणु संख्या के आधार पे उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके
कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर उसकी साइज को निर्धारित किया जाता है। आयनन ऊर्जा मतलब परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा आवश्यकता लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब कि परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस आधार पर हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता मतलब वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे कि कोई भी तत्व है उस तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम संयोजकता निकालते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व का बाहरी जो कोश है के कोश, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता लगती है। मतलब कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो गई एक। उसी प्रकार जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें ये बीच में जो है नाभिक है, इसके पास में ये के कोश है और फिर ये एल कोश है। तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है ऑक्सीजन का 8 है तो के कोश में 2 और इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 और 2 8 हो जाएंगे। इस प्रकार बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। परमाणु साइज। परमाणु साइज की बात करें तो जो भी तत्व है उस तत्व के केंद्र से लेकर बाहरी कोश के मध्य की दूरी को हम परमाणु साइज के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि ये पूरा एक तत्व है, तत्व का परमाणु संरचना है, इसमें एक केंद्र है नाभिक। इस नाभिक से बाहरी कोश के बीच की जो दूरी होती है इसको हम परमाणु साइज कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटेगी, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जैसे ही जाते हैं तो उसमें कोश की संख्या नहीं बढ़ती है बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी कोश में आते जाते हैं। और जैसे ही बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो केंद्र की ओर आकर्षित होंगे और केंद्र की ओर आकर्षित होंगे तो वहां परमाणु साइज घटने लग जाएगी। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोश की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। जैसे के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश, ऐसे कोश की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं तो परमाणु की साइज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इस प्रकार को परमाणु साइज की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटती है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु साइज बढ़ती है। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है कि किसी तत्व के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। कहने का मतलब है कि यह एक परमाणु है, परमाणु संरचना है, इसकी में यह के कोश है और यह एल कोश है। अब एल कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी और अतिरिक्त ऊर्जा जो है इस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी उदासीन परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसलिए आयनन ऊर्जा का भी एक महत्व है। आवर्त सारणी में जो वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु साइज बढ़ेगी और परमाणु साइज बढ़ेगी तो बाहरी इलेक्ट्रॉन का केंद्र के प्रति आकर्षण कम होगा और उसको निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। लेकिन क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन केंद्र की ओर अधिक आकर्षित होंगे और उनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह भी आधुनिक आवर्त सारणी की एक प्रवृत्ति है जिसमें देखा जाए तो किसी तत्व के उदासीन परमाणु में, कोई भी तत्व है उसके परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है, मतलब बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा तो जो ऊर्जा उससे निकलेगी उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जोड़ते हैं तो इस परमाणु से ऊर्जा जो रिलीज होगी, निकलेगी, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे।
इस प्रकार से हमने आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ तथ्य पढ़े हैं और भी हम तथ्य आगे अगले भाग में पढ़ेंगे।